हाँ तो दोस्तों, अब हम दूसरा अपना एचटीएल कंटेनर डिस्कस करेंगे, स्टैक। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था वेक्टर, तो उससे रिलेटेड सारे फंक्शन देखे थे कि भाई वेक्टर पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो, कैसे उसे अपडेट कर सकते हो। अब देखते हैं स्टैक। ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये एडेप्टिव कंटेनर है। स्टैक इज एन अडेप्टिव कंटेनर। मतलब क्या है कि भाई स्टैक नॉर्मली जो हम स्टैक को डालते हैं वो क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी ऑर्डर को कि जो लास्ट में आता है एलिमेंट वो सबसे पहले एक्सेस होता है। तो उन्होंने ये ऑलरेडी आपको बना के दिया टेम्पलेट कि जब भी आपको स्टैक ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप स्टैक टेम्पलेट को यूज कर सकते हो। कैसे? तुमने कहा मैंने लिखा स्टैक, अब मुझे इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखनी है, तो मैंने लिख दिया इंट एस। ठीक है। तो एस मेरा एक स्टैक ऑब्जेक्ट है, ये स्टैक या स्टैक कंटेनर है जिसके अंदर मैं किस टाइप की वैल्यू सेव कर सकता हूँ। तुमने कहा था इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हैं। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू सेव करनी है, तो इस स्टैक पे जो कंटेनर पे आप नॉर्मल ऑपरेशन क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो, पॉप कर सकते हो। इसके अंदर और मेथड दिया टॉप, कि भाई टॉप फाइंड आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। ठीक है। तो ये हम इस पर नॉर्मली मेथड कॉल कर सकते हैं। मतलब, तो जैसे तुमने कहा एस डॉट पुश, तुम अपनी इस स्टैक के ऊपर पुश करना चाहते हो, तुमने कहा इंटीजर टाइप की वैल्यू 30 को पुश कर दे, एस डॉट पुश 40, एस डॉट पुश 50। तो ये क्या करेगा, इस स्टैक के अंदर ही एलिमेंट को पुश कर दिया। सबसे पहले 30, फिर उसके ऊपर 40 और उसके ऊपर देन 50। तो टॉप मेरा ये है। तो मैंने इसलिए कहा था कि एचटीएल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी कि भाई मुझे एलिमेंट को सेव करना है, तो मैं सीधा स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और सीधा उसको एक्सेस करने दूंगा। मैं स्टैक की इंप्लीमेंटेशन पर वर्क नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि जब ऑलरेडी बना हुआ मेरे पास एचटीएल है, स्टैक के लिए टेम्पलेट क्लास बनी हुई है, तो सीधा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो आपने स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हो, ये चीज ये बता रही। ठीक है। तो आपने स्टैक को सेव कर लिया। अभी सीक्वेंस कंटेनर तो है नहीं कि जो मैं इसको इंडेक्सिंग की हेल्प से एक्सेस करूं। तो सर हम इसको एक्सेस कैसे करते हैं? तो उन्होंने कहा कि स्टैक को एक्सेस करना है, तो तुमने कहा सर लूप चलाया हमने, वाइल एस डॉट एम टी, इसको मान लिख दिया इक्वल टू फॉल्स। अब देखो ये मतलब क्या है, एम टी मेथड ये रिटर्न करता है ट्रू अगर स्टैक खाली है। फिर सुनो, एम टी मेथड सिंपली रिटर्न करता है ट्रू अगर स्टैक खाली है, अदरवाइज क्या रिटर्न करता है, ये फॉल्स। तो मैंने कहा एस डॉट एम टी इक्वल टू फॉल्स, जब तक ये फॉल्स मतलब स्टैक के अंदर ऑब्जेक्ट है। तुमने कहा सी आउट एस डॉट टॉप, कि भाई टॉप एलिमेंट मुझे दे दो। अब उन्होंने आपको टॉप एलिमेंट दे दिया, तुम्हें 50 मिल गया। अब क्या करो, देन एस डॉट पॉप, आपने उसे पॉप आउट कर दिया, तो स्टैक से अब ये गया। उनने फिर से चेक किया, स्टैक एम्प्टी तो नहीं, उसने कहा नहीं, तो मैंने कि टॉप की वैल्यू दो। तो टॉप मेथड क्या देता है, स्टैक का टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है। तो उन्होंने अब दे दिया 40, फिर से आपने इसे पॉप आउट कर दिया। पॉप क्या करेगा, स्टैक के टॉप एलिमेंट को रिमूव कर देता है। फिर से चला, अब ये एम्प्टी ट्रू तो फॉल्स है, इसका मतलब ऑलरेडी एलिमेंट है। तब तुम्हें टॉप एलिमेंट चाहिए, तुमने कहा 30 मिला, अब इसे पॉप करते ही अब ये स्टैक एस डॉट एम पी, ये मेथड मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैंने सिंपल सा क्या कहा, स्टैक के अंदर पुश मतलब जब आप वैल्यू पुश करना चाहते हो, पॉप मतलब जब आप वैल्यू को टॉप वाली वैल्यू को रिमूव करना चाहते हो। टॉप मेथड क्या करता है, आपको टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है। तो जब भी मुझे टॉप एलिमेंट चाहिएगा, तो मैं उस स्टैक ऑब्जेक्ट पे टॉप मेथड कॉल करूँ। सिंपल सा है। पुश पॉप वही जैसे स्टैक में वैल्यू पुश करनी है, पॉप टॉप एलिमेंट को रिमूव करना है, टॉप टॉप वैल्यू रिटर्न करेगा, वो रिमूव नहीं करता, वो रिटर्न करता है। तो इसलिए हमें ये दो स्टेप करने पड़ेंगे, पहले टॉप वैल्यू चाहिए, देन उसको स्टैक से टॉप एलिमेंट को रिमूव कर दो। एम्प्टी मेथड क्या करता है, ये चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करूंगा, फॉल्स। अब जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, वाइल एस डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख देता हूँ। क्या? और नॉर्मल कोड में हम यही लिखते हैं, तो अब तुम्हें आज कंफर्म रहेगा। तुमने कहा वाइल, हमने कहा ठीक है, एस डॉट एम्प्टी उसका नेगेटिव, मतलब अगर ये एस डॉट एम्प्टी मुझे फॉल्स देगा, तभी उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये वॉइड, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जस्ट एस डॉट एम्प्टी मुझे फॉल्स देता है। और मुझे पता है कि एम्प्टी मेथड फॉल्स कब देता है, जब स्टैक क्या हो, स्टैक के अंदर एलिमेंट हो, अदरवाइज एम्प्टी मेथड क्या रिटर्न करता है, ट्रू। तो मैं कह सकता हूँ कि एम्प्टी ये रिटर्न करेगा
ट्रू या फॉल्स। अब ये ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब क्या हो, स्टैक एम्प्टी हो, स्टैक हैज नो एलिमेंट। फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब स्टैक हैज एलिमेंट। ठीक है, तो मैं जब सीधा लिखूं कि भाई एस डॉट एम्प्टी ने जो रिटर्न किया उसका नेगेशन अगर ट्रू है, मतलब कि अगर एस डॉट एम्प्टी फॉल्स दे रहा है तभी मैं उसका नेगेशन दूंगा तो ट्रू बनेगा। और मुझे पता है एस डॉट एम्प्टी फॉल्स कब रिटर्न करता है? जब स्टैक एम्प्टी नहीं है। सिंपल सी बात है। तो उन्होंने कहा ये जो स्टैक हम अपना कंटेनर यूज का स्टिल क्लास यूज करेंगे, इसके अंदर हम पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, टॉप एलिमेंट चाहिए तो टॉप मेथड कॉल कर सकते हैं, चेक करना कि स्टैक एम्प्टी है नहीं तो एम्प्टी मेथड देख सकते हैं। ठीक है सर, मुझे स्टैक का साइज देखना है कि इस समय स्टैक में एलिमेंट कितने, तो उसके लिए होता है साइज मेथड। तुमने कहा एस डॉट साइज, तो ये बताएगा स्टैक के अंदर एलिमेंट कितने। साइज मेथड के रिटर्न करता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टैक। सिंपल सा है। तो यही आपका स्टैक है, इसको हम रिपीटेडली यूज करेंगे। तो हमें जब भी मुझे लगता है कि मुझे वैल्यू सेव करने के लिए स्टैक, तो मैं सीधा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टैक क्लास का और सीधा प्रोसीड करूँ। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का डाटा आप सेव करना चाहते हो। तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखते हो, ये आपका है टेम्पलेट में जो प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट होता है कि उस प्लेस होल्डर को इंट से रिप्लेस कर दे। तो ये स्टैक एस है जिसके अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर सकते हो। ठीक है, अब तो ये तो स्टैक खत्म हुआ। चलो अब मैं उसके पहले इसके कोड कर देते हैं, फिर हम क्यू पे पढ़ते हैं चीजें। हाँ तो दोस्तों, अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टैक क्यू मैप। ठीक है, तब उनकी कोडिंग कर देते हैं। देखो स्टैक के लिए हमने क्या कहा। देखो मैं सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ बिट्स ऑब्लिक stdc प्लस प्लस डॉट है। इससे क्या होता है, जितने भी आप कंटेनर यूज करोगे स्टैक के, तो आपको एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो तुम भी कर लेना, क्योंकि एक बच्चे स्टूडेंट ने पूछा कि सर वो कोड के अंदर ये पहली लाइन जो आप हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हो उसका बेनिफिट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे मेन का रिटर्न टाइप है, तो तुम सबसे पहले यही काम कर लिया करो, रिटर्न 0। क्योंकि भाई इंट वैल्यू रिटर्न करनी है तो आपने स्पेसिफाई कर, आप समझो। तो हमने सबसे पहले सर स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू सेट करें। मैंने दे दिया एसटी, तुमने कहा ठीक है सर। अब मैंने कहा स्टैक के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो तुमने कहा पुश मेथड है, हमने कहा लिख दो एस टी डॉट पुश, वैल्यू डाल दी 20, एस टी डॉट पुश, वैल्यू डाल दी 30, एस टी डॉट पुश, वैल्यू डाल दी 40। ठीक है, अगर ये आपको आते भी है ना ये SQL, तो थोड़ा सा इसको 2x स्पीड पे देख लेना। बट मेरी क्या कंडीशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि जिसको कुछ भी नहीं आता, जो स्टार्ट ही कर रहा है कंप्लीट कोडिंग, तो वो बेसिक से सब चीज़ें क्लियर कर सके, जिससे जब आगे की प्रॉब्लम हम सॉल्व करें तो वो कंफर्टेबल है। तो मैंने कहा सबसे पहले सर इसी समय ना स्टैक का साइज पूछे, एस टी डॉट साइज। मैंने बोला था कि स्टैक का एस टी डॉट साइज, साइज मेथड क्या रिटर्न करता है कि स्टैक में इस समय एलिमेंट कितने, तो कितने एलिमेंट है सर, 3 एलिमेंट। तो जब मैं इसको रन करूँ, तो ये मुझे बताएगा कि भाई टोटल स्टैक के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सिंपल सा साइज। तो मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ, तो देखो कितना आ गया 3। तो भाई स्टैक के अंदर अभी 3 ही एलिमेंट है आपके पास, ये स्टैक का साइज है। तुमने कहा सर, फिर हमने कहा कि भाई स्टैक को अगर एक्सेस करना है, तो मैंने कहा हम लगा देते हैं बाई एस टी डॉट एम टी। ये मेथड मुझे फॉल्स रिटर्न करता है तब अगर स्टैक में एलिमेंट, अगर स्टैक में एलिमेंट नहीं है तो एम्प्टी मेथड का रिटर्न करेगा ट्रू। देखो नाम भी बता रहा है एम्प्टी, अगर खाली है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर कुछ है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो मैंने कहा अगर एम्प्टी मुझे फॉल्स रिटर्न करता तो मैंने उसको नेगेशन कर दिया, क्योंकि वाइल कहता है वाइल कंडीशन अगर ट्रू है तो मैं वाइल को इटरेट करूंगा। तो हमने कहा तो प्रिंट कर लेते हैं सी आउट एस टी डॉट फ्रंट, एस टी डॉट टॉप, कि भैया टॉप एलिमेंट दे दो मुझे। तो हमने कहा ठीक है। टॉप मेथड क्या करेगा, आपको टॉप एलिमेंट रिटर्न करेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा। तो तुमने कहा अगर इसको ऐसे ही रखा तो इनफाइनाइट लूप में चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने टॉप को एक्सेस किया, अभी भी स्टैक खाली नहीं, वापस से इटरेट करेगा। तो हम क्या कहते हैं, हमने सबसे पहले टॉप एलिमेंट को एक्सेस किया, अब मैं इसे रिमूव कर देता, तो हम लिख देंगे एस टी डॉट पॉप, कि एलिमेंट को एक्सेस करो देन उसको रिमूव कर दो, तभी आपका इटरेशन कितनी बार चल पाएगा। सबसे पहले टॉप एलिमेंट 40 रिटर्न करेगा, तो मैं उसको ना नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर लेता हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, यह स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 40 भी 30 भी 20, फिर स्टैक हो जाएगा खाली। अब मैंने इसको कहा रन करते हैं एक बार कोड को, फिर मुझे तीनों चीज दिखाए, पहले दिखाएगा स्टैक का साइज कितना है 3, फिर उसके बाद दिखाएगा स्टैक का कंटेंट। देखो 3 40 गया 3, उसके बाद 40 था, तो हमने कहा इसके आउटपुट को थोड़ा सही कर लेते हैं, साइज के बाद एंड एल लगा देते हैं, एंड ऑफ तक। ठीक है, जिससे ये खत्म हो जाए और हम ये नेक्स्ट लाइन में, तो जो मेरा आउटपुट है वो मुझे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, फॉर्मेट भी करता रहा, जिससे जो आउटपुट है वो एक्सप्लेनेटरी हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये नहीं कि स्टूडेंट को अपने बताना पड़े।
तो देखो साइज 3 और कंटेंट आ गया, पहले 40 टॉप पे था, एक्सेस किया, देन रिमूव किया, फिर 30, फिर 20, तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब हमने कहा कि एम्प्टी मेथड ट्रू कब रिटर्न करता है, जब स्टैक खाली। अगर सर मुझे इसको मैंने अगर करा तो इसका तो मेरा स्टैक खाली हो गया, हमने कहा हाँ ठीक है, इसको अभी कमेंट दिया सर, अगर मैं चाहता हूँ लास्ट एलिमेंट को पॉप आउट करना, तो हमने लिख देते st डॉट पॉप, कि भाई जो भी लास्ट वैल्यू टॉप वैल्यू उसको पॉप आउट कर। कंट्रोल, इसको मैं अभी डिकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, उसे नीचे कॉपी कर लेता हूँ, इससे मैं पॉप का इफेक्ट दिखा सकूँ। तुमने कहा कंट्रोल एक्स और सीधा कंट्रोल वी। तो सबसे पहले स्टैक में पुश किया 20, फिर उसके ऊपर आया 30, फिर 40, तो टॉप पे गया 40। तो मैंने किया st डॉट पॉप, पॉप कर दो मेथड में आपकी जो लास्ट वैल्यू आपने करी है। तो पॉप भी क्या करेगा सर, टॉप एलिमेंट को रिमूव कर दे। तो देखना आपका आउटपुट क्या आता है। तो देखो सबसे पहले दिखाएगा साइज 3, उसके बाद उन्हें टॉप एलिमेंट को रिमूव करी। तो पॉप का मैंने क्या कहा, पुश करते हो, पुश और पॉप कहाँ से होगा, केवल एक है टॉप से, तो उन्हें टॉप एलिमेंट 40 को डिलीट करती है, तो आपके कंटेंट है 30 और 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली स्टैट को यूज करते हैं। बट सर थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करो जिससे थोड़ा मजा आए। तुमने कहा सर एसटी के अंदर अगर सर सिंपल वैल्यू ना हो के पेयर फॉर्म में, मैंने कहा हाँ हो सकता है। तुमने कहा सर पेयर है, मैंने कहा इंट कॉमा इंट, कि भाई इसके अंदर हर एलिमेंट अपने आप में एक पेयर है। तो जैसे ही आपने इसको सेव किया तो वो क्या मांगेगा आपसे, पेयर मांगेगा। तुमने कहा 20, 30, मैंने एक्सेस कर दिया, सेव कर दिया, फिर मैंने कहा 30, 50। तुमने कहा ठीक है सर, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप में पेयर हो, मैंने पेयर का किस में दिया थी, कर ली बेसिस के अंदर। तुमने कहा 60। ठीक है भाई, तो अब स्टैक के अंदर हर एलिमेंट अपने आप में एक पेयर है, तुमने पुश कर दी पेयर। अब मैंने लूप चलाया कि अगर एम्प्टी नहीं है तो प्रिंट करो। तो अब देखो st डॉट टॉप, ये क्या देगा, ये आपको एक पेयर देगा। तो तुम्हारा काम क्या है सर, उस पेयर के पहले एलिमेंट और दूसरे को प्रिंट कराना। तो अब ये सिंपल सी काम नहीं सकता, पेयर को प्रिंट नहीं कर सकते आप डायरेक्टली। तो तुमने कहा ठीक है सर, ऐसा करते हैं सर, एक पेयर ऑटो ले लेते हैं, ऑटो ऑफ एक्स इक्वल टू st डॉट टॉप। भाई st की टॉप से जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं इस एक्स में डाल लेता हूँ। और ऑटो का बेनिफिट क्या है कि भाई st टॉप जो भी रिटर्न देगा जिस टाइप की, उसी टाइप का ही एक्स वेरिएबल को टाइप पास कर देगा। तो मैं एक्स पे लेके जा रहा हूँ, तो एक्स क्या बता रहा है, पेयर टाइप का। चीज समझ में आती है, ये फायदा था ऑटो का। अब तुमने कहा सर अब एक्सेस कर लेते हैं, मैंने क्या, आप करो सी आउट। तुमने कहा एक्स जो पेयर है उसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट, फिर स्पेस दे दिया, फिर आपने कहा एक्स डॉट सेकेंड, तो उसका सेकेंड कॉम्पोनेंट, फिर हमने कर दिया एंड। तो जो मैं स्टेट निकल के आएगा सेकेंड, शिफ्ट डालेंगे। ठीक है, तो जब आपने निकाला तो पहला पेयर निकल गया, उसका फर्स्ट को एक्सेस कर लिया, देन सेकंड को एक्सेस कर लिया। आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ठीक है सर, इसको रन करते हैं, मैंने क्या देखो। तो तुम्हारा पहला पेयर है, टॉप पे कौन था, 40, 60, फिर 30, 50, फिर 20, 30। तो देखो आपने टॉप को पॉप कर रखा है, तो सबसे पहले क्या दिखा, 30, 40, 50, फिर 20, 30। और ये साइज क्या है, 30। उन्होंने कहा सर ये 40 को नहीं दिखा, क्योंकि आपने यहाँ पे पॉप मेथड कॉल करा। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब दोनों चीज नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी मेथड को समझना है। ठीक है, सिंपल तरीके से करो, कोडिंग वही है, आपको बस एक बार लिखने का तरीका आना चाहिए, फिर आप अच्छे से काम करते। तो देखो टॉप का एलिमेंट कौन सा है, 40, 60, सबसे लास्ट एलिमेंट ही टॉप पे होगा, फिर उसके बाद क्या है, 30, 50, देन 20। तो इस तरीके से मैं स्ट्रैट को यूज कर सकता हूँ आराम से, जब भी मुझे रिवर्स ऑर्डर में कंटेंट को एक्सेस करना। देखो मैं लीड कोड की प्रॉब्लम कराऊंगा स्टैक पे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे सिचुएशन में स्टैक को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा था जिसके अंदर हमने स्टैक को समझा, कि स्टैक पे पुश, पॉप, एम्प्टी, टॉप, ये सब काम कैसे करते हैं। पॉप और टॉप में डिफरेंस क्या है, पॉप एलिमेंट रिमूव कर देता है, टॉप क्या रहता है, टॉप एलिमेंट रिटर्न करता है, कि जो स्टैक के टॉप पे वो वाला एलिमेंट आपको रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए, तो देखो दोस्तों, अब क्यू को डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्यू की जो टेम्पलेट क्लास है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्यू के अंदर एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक में क्या होता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर क्यू, अगर हमें क्यू का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं ये नहीं कि क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करूँ, भाई क्यू की एक मुझे टेम्पलेट क्लास रखी है, मैं सीधा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ। तो मैंने क्या कहा, कैसे बनाऊँ क्यू, किस टाइप की वैल्यू आप सेव करना चाहते हो, तुमने कहा इंट, और नाम दे दिया उसको क्यू। तो क्यू मेरा एक ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का, क्यू टाइप का, जिसके अंदर मैं किस टाइप की वैल्यू सेव कर सकता हूँ, इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सर, क्यू में वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो उन्होंने कहा क्यू के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए तो जो क्यू में हम मोस्टली ऑपरेशन देखेंगे, एक होगा पुश। अगर आपको फर्स्ट वैल्यू कैच करनी है तो होगा फ्रंट,
अगर आपको लास्ट वैल्यू देखनी है क्यू की तो होगा आपके पास बैक मेथड। सर डिलीट करनी है तो क्या होगा, पॉप मेथड। चीज समझ में आती है, सिंपल सा है कि क्यू के अंदर अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम यूज करेंगे पुश मेथड। अगर आपको क्यू का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, फ्रंट वाली वैल्यू चाहिए, तो क्यू पे फ्रंट मेथड अवेलेबल है। तो ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं। तो मैंने कहा क्यू डॉट पुश, कि भाई क्यू में पुश कर दो 30, क्यू डॉट पुश कर दो 40, क्यू डॉट पुश कर दो 60। तो बेसिकली ऐसा समझो एक क्यू बन गई आपकी, जिसमें पहला 30 फिर 40 फिर 60। तो फ्रंट, क्यू का फ्रंट ये, और रियर, मैंने बताया था इंसर्शन तो रियर एंड पे होता है, डिलीशन कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से होता है। तो तुमने पुश कर दिया तो क्यू मेरी कुछ इस टाइप की बन गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू। ठीक है, अब सर मुझे एक्सेस करना है इसको। मैंने कहा इसके अंदर भी एम्प्टी मेथड होता है, एम्प्टी, जो मुझे क्या रिटर्न करता है, ट्रू, जब एम्प्टी हो। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो वही मैं नेगेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि सर मुझे क्यू के एलिमेंट एक्सेस करने हैं, तो मैंने लिखा वाइल क्यू डॉट एम्प्टी। अगर ये मुझे फॉल्स देता है तो मैं इसका नेगेशन कर देता हूँ। तो भाई ये ट्रू कब आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं देखूँ तो ट्रू कब आएगा, सर जब क्यू डॉट एम्प्टी मुझे फॉल्स दे रहा हूँ। और हमें बताएगा कि एम्प्टी मेथड फॉल्स दे रहा है तो इसका मतलब क्यू में एलिमेंट है, तभी उसका नेगेशन ट्रू होगा, तभी ये मेरा पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो सकता है। तो मैं यही लिखूंगा, क्यू डॉट एम्प्टी उसका नेगेशन, मतलब कि अगर क्यू डॉट एम्प्टी फॉल्स दे रहा है तो उसका नेगेशन क्या कर देगा, इस फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो हमने एलिमेंट चाहिए, हमने लिखा सी आउट क्यू डॉट फ्रंट। फ्रंट का काम क्या है, जो फ्रंट एलिमेंट है उसको रिटर्न करना, डिलीट नहीं करना, केवल फ्रंट एलिमेंट रिटर्न करना। सर मुझे सिर्फ डिलीट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू डॉट पॉप कर देंगे। तो ये क्या करेगा, फ्रंट एलिमेंट देगा, फिर पॉप मेथड उसको रिमूव कर देगा, तो अब फ्रंट ही हो गया। तब 40 आएगा, देन फिर पॉप कर दोगे, देन 60 है, तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। तो क्यू को एक्सेस करने के लिए जैसे स्टैक में होता था टॉप, यहाँ होता है फ्रंट। उसी वही कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हें क्यू का पता है, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में क्यू की इम्प्लीमेंटेशन समझाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर क्यू के फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू चाहिए तो क्या मेथड कॉल कर दो, फ्रंट मेथड कॉल कर दो। सर मुझे क्यू की लास्ट वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सी आउट क्यू डॉट बैक, तो ये क्या करेगा कि भाई क्यू में अगर मेरा क्यू ये है 30 40 और 60, अगर मैंने क्यू डॉट बैक कॉल किया ना तो सबसे लास्ट एलिमेंट ये मिली है। ठीक है, तो क्यू डॉट बैक करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सर सबसे लास्ट एलिमेंट। तो अगर लास्ट एलिमेंट चाहिए तो बैक मेथड कॉल करो, फ्रंट एलिमेंट चाहिए तो फ्रंट मेथड कॉल करो। ठीक है, साइज चाहिए तो साइज का वेरिएबल मेथड तो होता ही है सबके, किसी भी कंटेनर के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट करने तो साइज मेथड कॉल कर दो। तो अगर मैंने क्यू डॉट साइज कॉल किया तो मुझे पता चलेगा कि क्यू का साइज कितना। तो ये सिंपल सा है क्यू आपका, इसको भी हम यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करें या किस कंटेनर को यूज करें, वो डिपेंड करता है कि मेरी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मुझे एप्लीकेशन में जिस ऑर्डर में डाटा है उसी ऑर्डर में चाहिए तो मैं क्यू को यूज करूंगा। अगर मुझे एलिमेंट चाहिए रिवर्स ऑर्डर में तो मैं स्टैक का कंटेनर यूज करूंगा। ठीक है, तो हम सिंपली ऐसे ही अपना एक क्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेरे पास टेम्पलेट क्लासेस है तो बस अपना प्लेस होल्डर की वैल्यू रिप्लेस करो और उसको ऑब्जेक्ट बना के काम करो। उन्होंने मेथड भी दी थी क्या क्या आप इस पर कॉल कर सकते हो, चीज समझ में आती है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यूज कंटेनर यूज करेंगे, दैट्स कॉल्ड मैप। चलो उससे पहले हम सेट को देख लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब चलो समझते क्यू पे। हमने क्यू को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो तुमने कहा सर सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू के अंदर क्यू डिक्लेयर कर लेते हैं कि मैं किस टाइप की क्यू चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन बता रहा है कि क्यू ए ऑब्जेक्ट है किस टाइप का, क्यू टाइप का, जिसके अंदर आप किस टाइप की वैल्यू फिट कर सकते हो, इंट टाइप की। फिर मैंने बताया था भाई क्यू पे आप क्या क्या कर सकते हो, क्यू का साइज निकाल सकते हो, क्यू में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। फिर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए मेरा क्यू डॉट पुश कर दिया, क्या वैल्यू डाल दी, तुमने कहा 30, मैंने कहा क्यू डॉट पुश कर दिया, तुमने कहा वैल्यू क्या डाल दी, मैंने की 44, तुमने कहा क्यू डॉट पुश, तुमने कहा फिर वैल्यू क्या डाल दी, मैंने 55। तो क्यू में जिस ऑर्डर में आप वैल्यू डालते हो उसी ऑर्डर में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब सर मुझे क्या करना है, इस क्यू को एक्सेस करना है। ठीक है सर, क्यू में वैल्यू चली गई 30 44 50, तो फर्स्ट वैल्यू क्या 30, तो फ्रंट पे क्या होगा 30। अब मुझे सर इस क्यू को एक्सेस करना, तो जैसे हम स्टैक के अंदर जाते हैं, क्या, मैंने कहा वाइल जब तक
क्यू डॉट एम टी, ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स है मतलब कि क्यू के अंदर एलिमेंट है तो मैं उसको नेगेशन कर देता हूँ। जब तक ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्यू में एलिमेंट, मुझे उनको एक्सेस करना। तो हमने कहा सी आउट क्यू डॉट फ्रंट, ये वो ये जो फ्रंट पे एलिमेंट है वो रिटर्न करो। देन फिर क्या करो, उसे पॉप करो। पर डिलीट नहीं करोगे तो आप फ्रंट पे रह जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। और आपने ऊपर रिटर्न मेल टाइप का बोल रहा इंटीजर टाइप का, तो हमने रिटर्न दे देता। ठीक है। तो मैंने कहा सिंपल सी क्यू बनाई जिसके अंदर मैंने बोला इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर रहा हूँ, जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए कर्सर ले आया करो। उन्होंने बोला स्टैंडर्ड कंटेनर गेट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेरिएबल, उन्होंने सब कुछ बता देता है वो क्या टाइप का है, किस टाइप का अंडरलाइन सीक्वेंस। तुमने कहा चलो उसको सर रन करते हैं। तो भाई जिस ऑर्डर में आपने पुश किया है क्यू के अंदर उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट दिख जाएंगे, तो आपका 30, 44, 55। सर ये चीज मुझे समझ में आ रही है, सर स्पेसिंग नहीं आ रही तो प्रॉपरली नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा ठीक है अभी कर देता हूँ। मैंने कहा थोड़ा स्पेस दे दो भाई। ठीक है। अब उन्होंने कहा चलो वैल्यू दिखाते हैं आपको। तो 30, उसके बाद स्पेस, फिर 44, 55, तो मैं क्यू का कंटेंट दिख गया। ये क्या देगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिस ऑर्डर में इंसर्ट किया उसी में आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस टैग में होता है टॉप, क्यू के अंदर क्या होता है, अगर सबसे पहला एलिमेंट चाहिए तो फ्रंट। सर मुझे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तुमने कहा ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सर जो आया मैंने लिखा क्यू डॉट बैक, बैक मेथड दो। अब ये जो क्यू डॉट पॉप है ये क्या करेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर डिलीट करेगा। तुमने कहा ठीक है एक बार इसको रन करते देखो, आउटपुट को समझना चाहिए कि भाई क्यू में अगर रिवर्स ऑर्डर तक में लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो इसको तो अभी मैं लिख देता हूँ फ्रंट। क्यों, क्यू का बैक भी दिखाता हूँ कैसे काम करता है, कि कभी कभी किस सिचुएशन में हमें इस पे काम करना पड़ सकता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, मैंने कहा क्यू डॉट बैक। उनने कहा पॉप करते थे तो फ्रंट एलिमेंट को डिलीट करता, बैक करते तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता। ठीक है। तो उन्होंने कहा चलो मैंने जैसे क्यू डॉट बैक के अंदर लास्ट एलिमेंट 55 को उड़ा दी। कैसे सर पता चला, मैंने कहा एक बार आउटपुट देख लो आपको समझ में आ जाएगा। तो बैक मेथड का काम क्या है, क्यू के लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सेस करना, उसको रिमूव करना। सर आपने यहाँ लिखा था 30, 44, 55, आपने कहा क्यू डॉट बैक, यहाँ पे तो सर 55 दिख रहा है, मैं इनके भी दिखाते हैं। क्यू डॉट बैक्स, इनमें लास्ट एलिमेंट को क्या रख दिया, क्यू डॉट एम्प्टी नहीं है, फ्रंट से दिखाया। क्यू डॉट बैक से आप प्रिंट करवा लो, इसको रिटर्न कर लो, सी आउट क्यू डॉट बैक। तो ये आपको क्या दे देगा, बैक एलिमेंट। रिटर्न डिलीट तो करने के लिए क्या, पॉप मेथड ही। तुमने कहा फ्रंट का एक्सेस करना है तो क्यू डॉट फ्रंट, बैक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्यू डॉट बैक। तो क्यू डॉट बैक क्या कहता है, रिटर्न करेगा आपको लास्ट एलिमेंट। तो मैंने इसको प्रिंट करा लेते पहले, एलिमेंट उतनी ही रहेंगे, डिलीट करना है तो सिंपल सा क्यू में क्या है, पॉप मेथड। तो देख लो, तुमने कहा सर 30, 45, 44, 55, अगर मैंने क्यू डॉट बैक करा तो मुझे लास्ट एलिमेंट दे दिया, वो क्या मेरा 55। उसके बाद मैंने क्यू को पूरा कर दिया। तो सिंपल है दिमाग में रखना कि क्यू से अगर रीड करना है तो यूज क्या करना पड़ेगा, पॉप मेथड। अगर क्यू के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्यू डॉट बैक, अगर फ्रंट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्यू डॉट फ्रंट, सिंपल सा ही। तो क्यू में आपका क्या होता है, जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट कर रहे हो उसी ऑर्डर में आपको एक्सेस करते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट एसटीएल आपको फैसिलिटेट करता है कि कभी भी आप क्यू के लास्ट एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। कई कोडों में मैं इस चीज को यूज करूंगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो मैं क्यू का यूज करके दिखाऊंगा कि मैंने क्यू डॉट बैक मेथड को यूज किया लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। चीज समझ में आती। उन्होंने कहा ठीक है सर, क्यू का समझ में आता है थोड़ा सा। अब मैंने कहा ठीक है। तो देखो हमने वेक्टर डिस्कस कर लिया, स्टैक के बारे में डिस्कस कर लिया, क्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं सेट। सर सेट क्या है, देखो सेट का नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए। सेट बेसिकली है कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट्स। मतलब क्या है सर, कि अगर मुझे कभी भी, जैसे मुझे बहुत सारी वैल्यू दे रखी है उसमें केवल मुझे यूनिक वैल्यू ही सेव करनी है, तो मेरे लिए सबसे सुटेबल होगा सेट, कि अपनी वैल्यू को सेट के अंदर ले लो, सेट के अंदर सेव कर लो। तो सी प्लस प्लस के अंदर एसटीएल लाइब्रेरी में हमें एक सेट भी टेम्पलेट क्लास बनी हुई मिली हुई है। तो हमने कहा कि हमने भाई डिक्लेयर किया सेट, और मैंने बताया कि मैं इस टाइप के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव कर। तो एस मेरा सेट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं किस टाइप की वैल्यू सेव कर सकता हूँ, इंटीजर टाइप। अब बात आती है सर सेट में हम कॉल क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कि भाई सेट के अंदर तुम कॉल कर सकते हो इंसर्ट, कि भाई सेट में इंसर्ट करो, ये मेथड कॉल किया जा सकता है। सर सेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैंने कि तुम इस पे क्या, अगर तुम्हें सेट की स्टार्टिंग में जाना है तो आप बिगिन मेथड भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि आप इसको भी इटरेट कर सकते हो इटरेटर के थ्रू। ठीक है।
सेट के अंदर सर हम फाइंड मेथड भी कॉल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको रिपीटेडली यूज करूंगी। सेट के अंदर में दो मेथडों का दिमाग सबसे याद रखना है, फाइंड मेथड और इंसर्ट मेथड। इंसर्ट सिंपली वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, फाइंड का काम है कि पर्टिकुलर सेट में कि अगर मैं जो वैल्यू सर्च कर रहा हूँ वो प्रेजेंट है या नहीं, अगर प्रेजेंट होगी तो ये इसको इटरेटर रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा नहीं। ठीक चीज समझ में आती है? तो उनने क्या कहा, अच्छा तो इसका मतलब सेट के अंदर फाइंड मेथड चलता है। फाइंड मतलब फाइंड करना पर्टिकुलर वैल्यू को। तो तुमने कहा सर सबसे पहले सेट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करो, तुमने लिखा एस डॉट इंसर्ट, मैंने लिख दिया 50, एस डॉट इंसर्ट 60, एस डॉट इंसर्ट 70, कि सेट के अंदर इंसर्ट कर दो। तो ये समझो ये आपका एक सेट है जिसमें आपका 50 चला गया, 60 चला गया, 70 चला गया, देन फिर आपने कॉल कर दिया एस डॉट इंसर्ट 50। तो देखो सेट क्या करता है, बेसिकली यूनिक एलिमेंट सेव करे। अगर आप दोबारा से भी 50 इंसर्ट करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अगर 50 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको सेव ही नहीं करेगा। कितने एलिमेंट रह जाएंगे आपके पास? केवल 3। तो सेट का काम है यूनिक एलिमेंट सेव करना। तो अगर मैं देखता हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई एरे उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू है, तो उनने पूछा कि ये बताओ टोटल यूनिक एलिमेंट कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, एरे को ट्रैवर्स करो, उसके एलिमेंट को सेट में डाल दे चलो, तो सेट में जितने भी होंगे सब यूनिक होंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो सेट के ऊपर एक साइज मेथड कॉल कर दो तो पता चल जाएगा भाई कितने एलिमेंट यूनिक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी हमारी एप्लीकेशन की उसके हिसाब का आप अपना कंटेनर यूज कर लेंगे। तो तुमने कहा कि सर सेट के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेथड है, बहुत बढ़िया है। सर मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैंने कहा सेट को ट्रैवर्स या एक्सेस करने के दो तीन तरीके। तुमने कहा सर फॉर ईच लूप, मैंने की वर्क करेगा फॉर ईच इंटीजर एक्स प्रेजेंट इन एस। क्या कर दो सर, इंटू इन डाटा टाइप के बारे में जानना ही नहीं तो क्या लिख दो, ऑटो सी आउट एक्स। भाई एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दो और फिर स्पेस दे दो। तो एस के अंदर फॉर ईच वैल्यू प्रेजेंट इन एस, वो वैल्यू किस में जाएगी, एस एक्स के अंदर, उस वैल्यू को प्रिंट। तो इस फॉर ईच लूप के थ्रू भी मैं सेट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरा तरीका सर इटरेटर के थ्रू, मैंने कहा इटरेटर के थ्रू भी तुम एक्सेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इटरेटर के थ्रू इसको एक्सेस? तुमने कहा सर कई कोडों में इटरेटर के थ्रू एक्सेस होता है, तो मैंने कहा सिंपल था, समझाया तो था। तुमने कहा फॉर ऑटो ऑफ आई टी इक्वल टू, मैंने कि सबसे पहले सेट की स्टार्टिंग में जाओगे कहाँ पे सेव, तो एस डॉट बिगिन। फिर मैंने कहा आई टी नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड। ये क्या करेगा, वही लॉजिक, जैसे सेट के अंदर मेमोरी में वैल्यू सेव है, मानो ये समझो मेमोरी है, आपने वैल्यू सेव करेगी 50, 60, 70, तो एस डॉट एंड लास्ट वैल्यू के बाद वाली लोकेशन को पॉइंट आउट करता है, बस ये दिमाग में रहना। एंड वैल्यू लास्ट वैल्यू को पॉइंट नहीं, लास्ट वैल्यू के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करता है एस डॉट एंड, सिंपल सा है। तो तुमने कहा आई टी इटरेटर जब तक एस डॉट एंड के बराबर नहीं। मैंने बताया था इटरेटर बेसिकली क्या है, सिंपल पॉइंटर है जो किसी लोकेशन है किसी एड्रेस को कंटेन करता है। तो बिगिन क्या करता है, स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करता है कि जहां पहली वैल्यू सेव है, एस डॉट बिगिन। तो तुमने अपनी आई इटरेटर में सेव कर लिया और हर बार क्या कर दोगे इटरेटर को, प्लस प्लस। तो फिर क्या करूं, सर आई इटरेटर तो वैल्यू है, पॉइंटर है मतलब एड्रेस है, वैल्यू चाहिए तो क्या लिख दे, एस्टेक ऑफ आई टी। मैंने ये सिंपल सा कहा। तो आप इटरेटर के थ्रू भी सेट को एक्सेस कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं। एस्टेक ऑफ आई टी क्यों, क्योंकि आई टी तो एक एड्रेस है, मुझे उस एड्रेस पे वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखा था जब भी तुम्हें यह दिखे एस्टेक ऑफ आई टी, एस्टेक पर हाथ रखो, आई टी से तुम्हें कोई एड्रेस मिल गया माना 200, तो इस एस्ट्रिक को पढ़ा जाता है वैल्यू एट दिस एड्रेस। चीज समझ में आती है? तो इटरेटर के पास जो एड्रेस है, एस्ट्रिक कहेगा वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो सिंपल था, इसको आता कि एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आने लगनी चाहिए। तुमने कहा ठीक है सर इटरेटर से भी एक्सेस कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि सर सेट का नॉर्मल यूज क्या है, मैंने कि भाई सेट बनाया इसलिए फाइंड मेथड पे बहुत सही काम करता है। मतलब क्या है, अगर मुझे पता करना है कि मेरी सेट में पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो मैं फाइंड मेथड यूज करता हूँ। कैसे यूज करते समझो, तुमने लिखा इफ एस डॉट फाइंड, मैं फाइंड कर रहा हूँ 60 को, अगर वो नॉट इक्वल टू है एस डॉट एंड के, मतलब क्या, फाइंड मेथड लुकआउट करेगा किसको, 60 को। पहले बिगिन स्टार्टिंग में तो हमने देखा 60 के बराबर नहीं, इटरेटर आगे बढ़ गया तो 60 के बराबर है। मतलब कि भैया मुझे मिल गया वैल्यू, वो पोजीशन मिल गई जो एस डॉट एन के बराबर तो नहीं है,
भाई एस डॉट एंड तो क्या कहता है, सेट जहां खत्म हो उसके बाद वाली लोकेशन। तो तुमने कहा कि अगर फाइंड को वैल्यू मिल गई जो एस डॉट एंड नहीं है, मतलब सेट में कहीं एंड से पहले ही मिल गई, तो मैं यहाँ रिटर्न कर देता हूँ सी आउट एलिमेंट फाउंड। अदरवाइज क्या, सी आउट नॉट फाउंड। सिंपल सा है यार। ठीक है, तो मतलब क्या, फाइंड मेथड का काम है लुकअप लुकआउट। वो सर्च करेगा कि इस सेट एस के अंदर ये 60 है कि नहीं। सो चालू कहाँ से करेगा, पहले एलिमेंट से चालू करेगा। उन्हें चेक करा यहाँ पे 60 के बाद में आगे बढ़ा, 60 मिल गया। ये वैल्यू एस डॉट एंड तो नहीं है, एस डॉट एंड तो क्या कहता है जहां सेट खत्म हो उसके बाद। तो अगर ये वैल्यू, अगर मैंने ये लिखा होता कि एस डॉट 80 इक्वल टू एस डॉट एन, मतलब 80 को ढूंढा, पहले 50 से कंपेयर के 80 नहीं, आगे बढ़े 60 से कंपेयर के नहीं, 70 से कंपेयर के नहीं, आगे आप बढ़ते बढ़ते एस डॉट एन पे आ गए। तुमने कहा कि भाई फाइंड मेथड, मेरे दिमाग में ये तो क्लिक कर गया, फाइंड एक इटरेटर रिटर्न करता है, कहाँ पे मैचिंग हुई। तुमने कहा कि अगर फाइंड करते हुए 80 को तुम पहुंच गए एस डॉट एंड पे, तो मैं डैम श्योर हूं कि 80 एक यूनिक एलिमेंट है। अगर 80 यूनिक नहीं होता, ऑलरेडी स्टैट में नहीं होता, तो मैं कभी भी ढूंढते ढूंढते एंड तक नहीं पहुंचता। तो अगर फाइंड मेथड पहुंच ढूंढते ढूंढते एंड तक आ गया, तो मतलब 80 एक न्यू एलिमेंट है। अरे चीज समझ में आती है। तो सिंपल सा यूज केस है बस। फाइंड का काम क्या है कि पर्टिकुलर सेट सेट के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना। फाइंड क्या रिटर्न करता है, इटरेटर, मतलब लोकेशन। अगर वो लोकेशन एस डॉट एन है, तो मतलब वो एलिमेंट पहली बार आप इंसर्ट करने के लिए आप ढूंढ रहे हो, वो एलिमेंट सेट के अंदर है ही नहीं। अगर होता तो फाइंड मेथड एस डॉट एन से पहले ही कोई ना कोई लोकेशन रिटर्न कर देता। बोलने का ये सही है सर। तो इस लाइन का इंटरप्रिटेशन समझो कि मुझे एस के अंदर फाइंड करना है 80 को। अगर ये ढूंढते ढूंढते एस डॉट एंड आ गया, तो मैं कह सकता हूं क्या, कि सी आउट दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट। भाई तभी तो आप एंड तक पहुंचे। अगर 80 सेट में होता, तो भैया एस डॉट फाइंड एंड से पहले का ही कोई लोकेशन रिटर्न कर देता। बट ये याद रखना, फाइंड रिटर्न करता है इटरेटर। इटरेटर मतलब लोकेशन या कोई पॉइंटर वैल्यू। अगर वो एस डॉट एंड नहीं है, तो मतलब पहले ही बीच में ही कहीं मिल गई, तो मैं कह सकता हूँ वो ऑलरेडी प्रेजेंट था। लेकिन अगर एस डॉट फाइंड बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, एंड तक, तो मतलब भैया ये तो इस सेट में थी, ये यूनिक वैल्यू। तो जब मुझे ये चीज देखनी है, तो इन कंडीशन को बस थोड़ा सा ध्यान रखना, कि बस दिमाग रखो फाइंड मेथड का काम है फाइंड करना। अगर ये ढूंढते ढूंढते एस डॉट एन तक पहुंच गए, तो मतलब वो एलिमेंट सेट में है नहीं। अगर नहीं पहुंचे, तो मतलब एलिमेंट ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये था आपका सेट। इसके अंदर आप केवल और केवल यूनिक वैल्यू सेव कर सकते हो। ठीक है, अब मैं थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप हार्ड मार्क हार्ड क्वेश्चन है लीड कोड के, या जो ग्राफ में आप देखोगे तब जाके सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, या तो वेक्टर और मैप। इन दोनों पे सबसे ज्यादा कमांड करनी चाहिए, इसलिए मैप का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले मैं सेट की कोडिंग कर देता हूँ, देन मैप को समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करते हैं सेट। जैसे मैंने बताया था, सेट क्या आपका कंटेनर जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यूनिक वैल्यू सेव कर सकते हैं। सेट में सर वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं सर, इंसर्ट मेथड यूज कर सकते हैं। क्या आपको वैल्यू इंसर्ट करनी, तुमने कहा सर मैंने एक सेट लिए, जिसको मैंने बोला इंटीजर टाइप था, और क्या नाम दे दिया है, मैंने कहा एस डॉट इंसर्ट। सर मैंने पहली वैल्यू इंसर्ट करी 20, फिर मैंने कहा एस डॉट इंसर्ट, हमने इंसर्ट कर दिया 30। ठीक है, फिर मैंने कहा एस डॉट इंसर्ट, सर इंसर्ट कर दिया हमने 77। तो मैंने सेट के अंदर तीन वैल्यू इंसर्ट कर दी, मैंने वापस से लग दिया एस डॉट इंसर्ट 20। अब मैंने कहा कि भाई मुझे इस समय साइज बताओ, सेट का साइज कितना है। तुमने कहा एस डॉट साइज, कि भाई टोटल एलिमेंट है कितनी, और फिर उसको कर देंगे लाइन से। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले मैंने चार वैल्यू इंसर्ट की, बट मैंने क्या बोला था, यूनिक वैल्यू रखते हैं। सेट के अंदर हर एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा। तुमने कहा सर इसको कोड को रन, मैंने कि देखो रन करते हैं क्या आता है, देखो कि भाई इसका साइज कितना है। देखो आउटपुट में क्या निकाल रहा है, 3। क्यों, क्योंकि 20 रिपीट हो रहा है। तो सेट के अंदर हमने क्या बोला था, यूनिक वैल्यू। तो अगर आप दोबारा से दोगे तो वो एरर शो नहीं करेगा, बट उसको सेव भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं टी के अंदर टॉप व्यू बताऊं
कि अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लोड है तो उस डिस्टेंस पे कोई दूसरा नोड है, जैसे टॉप व्यू हुआ, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, इन टाइप के केसेस के अंदर हम इस सेट को यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला सेट क्या है जिसके अंदर आप केवल यूनिक वैल्यू सेव कर सकते हो, अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे तो वो उसको सेव नहीं करेगा। फिर मैंने तो आपको बताया था कि सेट को एक्सेस कैसे करते हैं, तो मैंने कहा सेट को एक्सेस करने के लिए दो तरीके आपके पास। तुमने कहा एक्सेस हूँ, अब मेरा दो तरीके से एक्सेस करते, तुमने कहा फॉर ईच लूप से करके दिखाओ सर, मैंने कहा फॉर ईच ऑटो ऑफ एक्स प्रेजेंट इन एस, क्या करो, तुमने कहा सी आउट एक्स की वैल्यू दिखाओ, फिर थोड़ा सा स्पेस दे दो, दैट्स इट। तो मैंने कहा मैं सेट की हर वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ फॉर ईच लूप के थ्रू। उसने कहा ठीक है, इटरेटेबल है ये। तुमने कहा ठीक है, एक बार रन करते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट, तीन साइड है, तो क्या रिटर्न कर देगा मेरे को कि भाई जितने एलिमेंट है, तुमने दिया 20, 30, 7, मतलब क्या कि बाय डिफॉल्ट ये जो सेट देता है ये वैल्यू देता है इंक्रीजिंग, कि भाई हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैंने कि जैसे तुमने टाइप बताया इंक्रीजर टाइप की, तुमने लिख दिया ग्रेटर और ब्रैकेट में पास कर दिया इन, ठीक है, कि भाई ये मेरा एक सेट है, बल्ला है सिंपल। अब बाई डिफॉल्ट क्या देता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू देता है आउटपुट में आपको इटरेशन में। जब इटरेट करता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में value। जैसे ही आप इसको स्पेसिफाई करते हो, ये बेसिकली कॉल कहता है कंपेयर। तो आप चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अपनी वैल्यू को ले सकते हो। तो देखो अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, ये मैं आपको सिखाऊंगा कंपेरेटर क्या चीज़ है, सब कुछ बता देगा, ठीक। बट अभी समझो कि सेट के अंदर आप वैल्यू यूनिक सेव कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो इटरेशन से वैल्यू देता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देता है। आप चाहो तो उसको रिवर्स कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। तो बस ग्रेटर ब्रैकेट में भी स्पेसिफाई दीज कॉल्ड कंपैरेटर्स, ये क्या कर रहे हैं, जो ग्रेटर वैल्यू वो सबसे पहले दिखाई देती है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा दूसरी तरीका सर ये एक्सेसिंग क्या है, हमने कहा दूसरा तरीका एक्सेसिंग का है इटरेटिव। कैसे सर, हमने कहा सर भाई, मैंने कहा इसको कमेंट कर देता, मैं वापिस से इटरेट कर रहा हूँ सेकंड तरीके से। तो हमने लिखा फॉर ऑटो ऑफ आई टी, इसको इनिशियलाइज किससे कर लिया, एस डॉट बिगिन, कि भाई जो कंटेनर उसकी स्टार्टिंग में लेके जाओ, आई टी नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड, कि भैया एंड के बराबर नहीं होना चाहिए, और आई टी प्लस प्लस इटरेटर को बढ़ाओ। सर चाहते क्या हो करना, मैंने कि सी आउट करेंगे इसकी वैल्यू आई टी, तो सर एड्रेस को पॉइंट आउट करा मैंने कि एस टिक ऑफ आई टी, फिर क्या करेंगे सर स्पेस दे देंगे। तो सर मैं थोड़ा सा ऐसा कर दो, स्पेसिंग की जगह ये दे देता हूँ डॉट, जिससे मुझे 100 आ जाए, मान के ठीक। तो अब ये क्या करेगा, आई एस डॉट की स्टार्टिंग में लेके जाएगा कंटेनर, फिर जब तक मूव करेगा जब तक एस क्या नहीं है, एंड, एंड के बराबर नहीं, एस डॉट एंड इटरेटर क्या रिटर्न करता है, जहां सेट खत्म है जो उससे नेक्स्ट वाली लोकेशन, ठीक है। तो इसको हम यूज करते हैं, इसलिए मैं पता होना चाहिए। तो मैंने कि मैं इसको एक्सेस करके देख लेते हैं कितना है इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि जो भी चेंजेस है वो मुझे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो देखो 77, 30, 20 आ गया आपका इटरेटर। किसके थ्रू, आप सेट को ट्रेवर्स कर सकते हो इटरेटर के थ्रू। तुमने कहा सर सही, मैंने क्या आगे बढ़ते हैं। सर सेट का सबसे बढ़िया काम क्या है सर, फाइंड मेथड बहुत सही काम है, कि जब भी तुम वैल्यू सेव करने के बाद पूछते हो कि भाई बताओ इस सेट के अंदर ये 20 या 30 है या नहीं, तो ये फाइंड मेथड इसका बहुत यूजफुल होता है। हम कई जगह यूज करेंगे, अदरवाइज जैसे क्यों है तो उसके अंदर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, स्टैक है उसके अंदर ढूंढना पड़े, वेक्टर है उसमें ढूंढना पड़े। इसमें क्या कर सकते हो आप, सीधा फाइंड मेथड कॉल करो। तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ, मैंने कहा इफ एस डॉट फाइंड, फाइंड करो। उन्होंने कहा क्या, मैंने की वैल्यू फाइंड करो तुम 30। एस डॉट फाइंड क्या करता है, इटरेटर रिटर्न करेगा कि जिस इंडेक्स पे जिस लोकेशन पे वैल्यू। अगर मैंने बोला नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, अगर वो इक्वल टू के इसके बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या, कि वो सर मुझे बीच में ही कहीं मिली। तो मैंने कहा एस डॉट फाइंड आपने लगाया, अगर 20 तुम्हारे एस डॉट एंड तक नहीं पहुंचा, ढूंढते ढूंढते तुम एस डॉट एंड तक नहीं पहुंचे, तो उसका मतलब बीच में ही कहीं मिल गई। तो मैंने लिख दिया सी आउट ब्लैक एन एलिमेंट परसेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेट, ठीक है भाई। तो ये लिखने के बाद अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्या, फाइन बढ़ते बढ़ते एस टी डॉट एंड तक पहुंच गया, एस डॉट एंड तक, सेट के एंड तक पहुंच गया, तो मतलब एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो लिख दिया सी आउट दैट्स आर न्यू एलिमेंट। तुमने कहा ठीक है, मैंने के यूज करते हैं हम, इसलिए बता रहे हैं। तो फाइंड बड़ा सुटेबल, फाइंड का काम क्या, पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करना, इस सेट में है या नहीं। अगर फाइंड हो जाता है तो उसका एड्रेस रिटर्न कर देता है डेटा। अगर वो नहीं बढ़ मिलता तो वो बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, लास्ट तक पहुंच, अगर लास्ट तक बढ़ जाए तो तुमने कहा दैट्स न्यू एलिमेंट। तो सिंपल सा लॉजिक है जो मैंने आपको वो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया, अब तुमने कहा फिर से ये एक बार सरल करो।
मैंने कि ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले इटरेशन दिखाता हूँ। तो देखो आउटपुट से आपको सब समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा स्लो हो गया, देखो पहला आ गया 77 30 20। तो तुमने अब किसको सर्च किया? 20 को। तुमने कहा एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन है, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा वैल्यू फाइंड करता हूँ जो इसमें है ही नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा करो 90 फाइंड करो। भाई 90 देखो मेरे सेट में है ही। तो उन्होंने कहा ठीक है। तुमने कहा वही आ जाओ। तुमने कहा रन करो। तो जब रन करोगे 90 प्रेजेंट नहीं होगा, तो जब तुम फाइंड मेथड करोगे तो वो बेसिकली इंप्लीमेंट किसकी हेल्प होता है? इटरेटर की। तो इटरेटर बढ़ते बढ़ते एस टी डॉट एंड तक आ जाए। तुमने कहा दैट्स द भैया 90 न्यू एलिमेंट है, ये ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट तो नहीं है। चीज समझ में आती है? तो भाई इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अगर मेरे को चाहिए कि भाई जैसे मैं वैल्यू मैप की सेट के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं पूछ सकता हूँ कि सेट में पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं, किसके थ्रू? फाइंड मेथड। अब मैंने कहा कि सर सर इसके अंदर हम केवल ये दो आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक ही वैल्यू। मैंने कि नहीं तो पेयर भी दे सकता है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कि पेयर इंट कॉमा इंट ये भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तुमने कहा सही है सर, इस पे कैसे करें? मैंने कहा अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तुमने कहा सर अब यहाँ पे मुझे पेयर देना है। मैंने कि हाँ। तुमने कहा 20 कॉमा 30, ठीक है। फिर दिया आपने पेयर 30 कॉमा 40। तो दूसरा पेयर दे दिया। पेयर हमेशा किस में देंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तुमने कहा 77 कॉमा 90। फिर दिया हमने 20 कॉमा 88। अब आओ, ठीक है। तो मैंने इसका साइज निकालेंगे, फिर उसको टेट करेंगे। अब देखो, अब भाई यहाँ पे एक वैल्यू नहीं, सीधा मैं ऐसे नहीं एक्सेस कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ सर? वही फंडा लगाएंगे। आईडी जिसे पॉइंट कर रहा है उसका फर्स्ट। तुमने कहा ठीक है। फिर आईडी इटरेटर जिसे पॉइंट कर रहा है उसका सेकंड कंपोनेंट, वो ये वैल्यू देते हैं, उसके बाद एड कर। उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ तक आते हैं, एस सी डॉट बिगिन आई टी आ गया आपका, ठीक है। चलो, इसको मैंने किया सेव। अब देखते हैं इसको एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ फाइंड मेथड ऐसे काम नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पेयर है। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू से काम नहीं चलेगा, अब आपको पेयर ढूंढना पड़ेगा, पेयर वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, जिससे मैं प्रीवियस कोड को अच्छे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो भाई मैंने यहाँ पेयर डाल दिए, फिर मैंने उसका साइज निकाला, उसको फिर इटरेट किया। तुमने कहा ठीक है सर, रन करते हैं कोड को। ये एक बार आउटपुट देखते हैं, चलो। ये क्या दिखा रहा है? इट्स एस डॉट फाइंड। ये तो हमने डिलीट कर देना, कमेंट हटा दी। कहाँ गए? कंट्रोल है, सेव करो चेंज इसको। आप करो, क्योंकि फाइंड मेथड तो वही नहीं हमारे पास, तो वो कमेंट कर दे। तो सेव नहीं किया था इसलिए वो दिखा रहा था। अब देखो आउटपुट में क्या आता है। देखो 4 आया। सर ये 4 क्यों आया? भाई आप यहाँ पे पेयर की पहली वैल्यू तो 20 कॉमन है, बट दूसरी तो यूनिक है, अलग है। तो ये पेयर ओवरऑल यूनिक हो, तो इसलिए आपका फायदा है 4, फिर उनमें चारों वैल्यू पिक करा। तो आप सेट के अंदर ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आती है? तो भाई सेट के अंदर एक नॉर्मल वैल्यू भी सेव कर सकते हो, पेयर ऑफ वैल्यू भी सेव कर सकते हो, तो इसलिए आप उसको ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो। सेट बहुत यूजफुल है, सेट काम आएगा, तो इसलिए इसको हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं मैप, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होगा, और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। देखो जैसे मैप है, मैप के अंदर हम वैल्यू सेव करते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म। मतलब क्या? कि सर जो मैप है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मैप है, इसे मैंने कहा कि हम वैल्यू सेव करेंगे की वैल्यू पेयर फॉर्म में। मैंने कि माना की 1, उसमें वैल्यू सेव कर दिया आपने 22, की वैल्यू 2 33, की वैल्यू 4 56। तो ये की वैल्यू कि इस पर्टिकुलर की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या सेव की है। तो मैप के अंदर हम जो वैल्यू सेव करते हैं वो की वैल्यू पेयर फॉर्म में सेव करते हैं, ठीक है। पेयर वर्ड को याद रखना। अब इसमें जो भी सर्चिंग होगी वो इस की के बेस पे होगी, कि अगर मुझे सर्च करना है कि एक पर्टिकुलर की वैल्यू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, तो मैं सर्चिंग किसके अंदर अकॉर्डिंग करूंगा? की के अकॉर्डिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि मैप में जो भी आप सर्चिंग करते हो वो की के बेस पे की जाती है। इसलिए क्या होती है कि की शुड बी यूनिक। मैप के अंदर की आपकी यूनिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसी के हेल्प से सर्चिंग करोगे। पूरे मैप के अंदर आप देखोगे कि पर्टिकुलर की कहाँ है, तो मैप के अंदर की क्या होगी? शुड बी यूनिक। वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, मतलब क्या? मैंने रखी की 5, वैल्यू 56, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सर्चिंग तो की के बेस पे ही करेगा। इसलिए कहते हैं कि मैप के अंदर की क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि मैप के अंदर आप की वैल्यू पेयर फॉर्म में वैल्यू सेव करते हो, तो तुमने लिखा मैप इंट और कॉमा इंट,
एमपी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ मेरा एमपी क्या है, एक मैप टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं वैल्यू क्या कर रही हूँ, एक पेयर सेव कर रहा हूँ इंट टाइप का। ठीक है, इंट कॉमा इंट, उसके अंदर क्या होंगी, दो वैल्यू होंगी इंटीजर टाइप की। तो पहली वैल्यू ट्रीट की जाएगी एज अ की, और दूसरी उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो जब भी मुझे को सेव करना है, कि मतलब क्या, कि जैसे हमने लिंक लिस्ट के अंदर मैप यूज किया था, क्लोन अ कॉपी ऑफ अ लिंक लिस्ट जिसके अंदर रैंडम पॉइंटर था, तो मैंने मैप के कॉरस में क्या करा था, एक पर्टिकुलर ओरिजिनल नोड, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नया नोड बनाया था उसकी वैल्यू सेव की थी। फिर हमने सर्चिंग किसके बेस पे की थी, उस ओरिजिनल लिस्ट के नोड के बेस पे। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में है वो कॉपी ऑफ अ लिंक लिस्ट, लीड कोड की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, देख लेना। तो उन्होंने कहा कि मैप के अंदर आप वैल्यू सेव कर सकते हो की वैल्यू पेयर फॉर्म। तो मैंने एक पहले मैप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसके अंदर मैं दो इंटीजर वैल्यू बोल रहा हूँ, पहली इंटीजर वैल्यू ट्रीट की जाएगी एज अ की, दूसरी वैल्यू। अब बात आती है क्या सर, इस मैप के अंदर हम वैल्यू इंसर्ट कैसे करें। उसने कहा तुमने सिंपल लिखा मैप डॉट इंसर्ट, कि भैया इस मैप में वैल्यू इंसर्ट करो। तो मैं इंसर्ट मेथड के थ्रू मैप के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। अब उसने कहा भाई आप पेयर सेव करो, की वैल्यू पेयर, और हमें पता है पेयर हमेशा किस में जाता है, ब्रैकेट के अंदर। तुमने लिखा 1,22, तो मैंने मैप के अंदर पहला पेयर सेव कर लिया, 1 की है उसकी और 22 उसकी वैल्यू। सर दूसरा तरीका क्या है, हमने कहा दूसरा तरीका क्या है, सीधा आपने लिखा 2 इक्वल टू 33। तो दो तो की है और 33 उसकी वैल्यू। तो मैप के अंदर आप दो तरीके से वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, या तो यूजिंग इंसर्ट मेथड, या यूजिंग क्या, इंडेक्सिंग की। तो सीधा लिखा मैप और की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन कर दी। तो इन दोनों तरीके से हम मैप के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे। मैंने क्या कहा, मैप के अंदर की शुड बी यूनिक, की आपकी यूनिक होनी चाहिए। तुमने कहा ठीक है सर, अब हम इन दोनों तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया मैप 2 इक्वल टू 33, मैप 4 इक्वल टू 56, ये सिंपल सा है तो इससे लिख देते हैं मैप 5 इक्वल टू 56। तो सर मैप के अंदर मेरी चार की सेव हो गई, पहली की, दूसरी की, तीसरी, चौथी। तो ये मेरा एक मैप बन गया जिसके अंदर की वैल्यू पेयर फॉर्म में अपने इंफॉर्मेशन सेव। अब इस मैप के अंदर जो हम सर्चिंग करते हैं, तो सबसे पहला बात दिमाग में बच्चे क्या आना चाहिए, सर इस मैप को मुझे ट्रेड करना है, एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैंने कि मैप को एक्सेस करने के आपके पास वही दो तरीके हैं, या तो फॉर ईच लूप लगाओ या इटरेटर के थ्रू हेल्प करो, एक्सेस करो। तुमने कहा कैसे, मैंने कि सर मैं इस मैप को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये फॉर ईच लूप लगाया, मैंने कि फॉर ईच ऑटो ऑफ एक्स प्रेजेंट इन एमपी। तो एमपी के अंदर से पहला पेयर उठ के एक्स में आया, तो तुमने लिखा सी आउट एक्स डॉट फर्स्ट, कि पहले पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, फिर स्पेस दे दिया एक्स डॉट सेकेंड, सेकेंड कंपोनेंट। तो सर इस फॉर ईच लूप से भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब देखो फॉर ईच लूप से पहला पेयर, मैप का पहला पेयर आया, तुमने लिखा अब पहले पेयर में से क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसे करेगा फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट 22। तो आउटपुट क्या आएगा जब फर्स्ट टाइम चलेगा, फर्स्ट कॉमा 22। तो आप मैप को एक्सेस कर सकते हो या ट्रेवर्स कर सकते हो फॉर ईच लूप की हेल्प से। मैप का पहला पेयर उठा, आया एक्स के अंदर, फिर एक्स में आपने कहा एक्स पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू, पेयर एक्स के सेकंड कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। सर मुझे इटरेटर के थ्रू एक्सेस करनी है, उन्होंने कहा सेकंड तरीका है कि मैं आपके कंटेंट को एक्सेस करने का इटरेटर। अब मैंने कहा इटरेटर का काम क्या, तो सबसे पहले मुझे मैप की स्टार्टिंग बताओ कहाँ है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, अगर मैं बोलता हूँ mp डॉट बिगिन, ये मेथड मुझे क्या देगा, फर्स्ट लोकेशन पे लेके चला जाएगा। mp डॉट एंड, सर एंड इटरेटर क्या करता है, एंड मेथड जो लास्ट वैल्यू है मैप की उससे जस्ट नीचे वाले लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा। इस तरीके से सुनो, जहां ये मैप खत्म हुआ उसकी लास्ट वैल्यू के नीचे पॉइंट आउट कर रहा है उससे नेक्स्ट लोकेशन को। तो mp डॉट एंड वो इटरेटर रिटर्न करेगा लास्ट लोकेशन से नेक्स्ट वाली एड्रेस, mp डॉट बिगिन फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट जो पेयर है उसकी स्टार्टिंग एड्रेस। चीज समझ में आती। तो सर मुझे ट्रेवर्स करना है, तो हमने लिख दिया ऑटो, एक तरीका तो क्या है वो ही डिक्लेयर करो, मैप किस टाइप का, इंट कॉमा इंट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इटरेटर, आई टी इक्वल टू mp डॉट बिगिन। एक तरीका तो सर इससे एक्सेस कर सकते हैं, मैंने इतना बड़ा वो नहीं लिखता, ये आउटडेटेड है, बट कहीं कहीं कोड में लिखा होता, तो हम क्या लिख देते हैं ऑटो आई टी इक्वल टू mp डॉट बिगिन, कि भाई मुझे स्टार्टिंग एड्रेस दे दो, तो इस आईटी के अंदर वो आ गया। ऑटो का फायदा क्या है,
कि भाई एमपी डॉट बिगिन जिस टाइप का इटरेटर दे रहा है उसी टाइप का आईटी टाइप कास्ट हो जाए। अब तुमने लूप चला दिया वाई आई टी नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एन। जब तक एम पी डॉट एन के बराबर नहीं है तो आप समझो, इसे पिक्चर फॉर्म में समझो कि स्टार्टिंग में आई टी से पॉइंट आउट कर रहा है। तुमने कहा ठीक है सर आ गया, आई टी से पॉइंट आउट कर रहा है तो हमने एक का इसको एक्सेस करना है तो हमने लिखा सी आउट। आई टी जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके फर्स्ट कॉम्पोनेंट की वैल्यू, फिर दिया स्पेस आई टी जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके सेकेंड कंपोनेंट की वैल्यू। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो मैं इस तरीके से सिंपली एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? आई टी पॉइंट कर रहा है स्पेयर को, तो इस पेयर की पहली वैल्यू इससे आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर क्या करो सर इस आई टी को बढ़ाओ इटरेटर को। आई टी प्लस प्लस मतलब जैसे आपने आई टी प्लस प्लस किया तो अब इटरेटर बढ़ के नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट आउट, नेक्स्ट पेयर को पॉइंट आउट करने लगे। तो इस तरीके से मैं इटरेटर के थ्रू भी मैप को एक्सट्रावर्स कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैप के अंदर वैल्यू की वैल्यू पेयर फॉर्म में, मैप के अंदर की शुड भी यूनिक होनी चाहिए। मैप के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो दो तरीके इंसर्ट मेथड, या आप दे दो मैप और की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू असाइन कर दो, जो हमारा ये तरीका हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर इससे समझ में आता है। सर मैप का एक्चुअल यूज क्या है? मैप के अंदर फाइंड मेथड जैसे सेट के अंदर था, मैप का फाइंड मेथड भी सिंपली ऐसे ही काम करता है। मुझे सर्च करना है कि मेरी इसके पास 4 है या नहीं, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैप के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं। तो मैंने लिखा इफ एम पी डॉट फाइंड, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। आप सोचो फाइंड किसके बेस पे होगा, क्या चीज यूनिक है? तुमने कहा सर की। तो मैप के अंदर जो सर्चिंग होती है वो होती है की बेस्ड, की के अकॉर्डिंग वो सर्च करेगा। तो तुमने कहा एम पी डॉट फाइंड, मैंने की 40 की वैल्यू, अगर ये एम पी डॉट एंड के बराबर है, भाई मैंने फाइंड सर्च करना चालू किया, की वैल्यू कौन सी, की को, की क्या है 40, तो मैप के अंदर सर्चिंग किस बेस पे होगी, की के बेस पे। तो मैं 40 की को सर्च कर रहा हूँ, अगर वो एमपी डॉट एंड के बराबर है तो मैं डैम श्योर हूं कि 40 इस पूरे सेट में पूरे मैप के अंदर प्रेजेंट ही। तो मैं लिख दूंगा क्या, सी आउट नॉट प्रेजेंट। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या लिख दूंगा, सी आउट प्रेजेंट। भाई एलिमेंट प्रेजेंट है। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो जैसे सेट में अब देखो जैसे ही वो 40 के लिए, तो इटरेटर में अगर मैंने फर्स्ट वैल्यू डाल रखी है तो वो फर्स्ट की को सर्च कर चेक करेगा कि 40 है क्या, नहीं, तो वो सेकंड पे आएगा बगता हुआ। उनने कहा 40 है क्या, नहीं, तो आया थर्ड पे। उनने कहा ये 40 है, उसको मिल गया, उनने फाइंड कर लिया 40, जो एमपी डॉट एन के बराबर तो नहीं। भाई फाइंड हो गया, उसने कहा मैं डेटा रिटर्न कर रहा हूँ, बट वो एमपी डॉट एन नहीं है, क्योंकि एमपी डॉट एन तो ये वाली लोकेशन को पॉइंट आउट करता। तो वो सीधा किस में आ जाएगा, एल्स केस के अंदर। क्या कह देगा भैया, प्रेजेंट एलिमेंट। अब सोचो कि अगर मैं इस 40 को, अब देखो 40 नहीं तो यहाँ पर 4 है, अब देखो क्या होगा, वो इससे पूछेगा की वैल्यू 40, उसने कहा नहीं है, आगे बढ़ा, उनने चेक किया की वैल्यू 40, उसने कहा नहीं, फिर आगे बढ़ा, उनने कहा जैसे ही यहाँ पे आया, उनने कहा भैया मुझे फाइंड मेथड, मैं इस 40 को सर्च कर रहा था की वैल्यू, उनने पूरे मैप में देखा 40 की नहीं है, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गया, एमपी डॉट एच। जैसे ही आ गया तुम कह दो कि नॉट प्रेजेंट। चीज समझ में आती है? देख लो 40 की प्रेजेंट भी नहीं है। तो फाइंड मेथड क्या करेगा सर, फाइंड मेथड इटरेटर रिटर्न करता है, पोजीशन रिटर्न करता है। अगर वो मैप में है तो उसकी वैल्यू वो रिटर्न कर देगा सेट दस को, अगर मैप में नहीं है तो आपके इटरेटर की तरफ से फाइंड वर्क करता है, तो वो पहली वैल्यू उसकी की को चेक करेगा, फिर दूसरी की को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, फिर बढ़ते बढ़ते वो अगर एम पी डॉट एंड आ गया तो मैं कह दूंगा की प्रेजेंट ही नहीं। तो देख लो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, नॉट प्रेजेंट, क्योंकि भैया एमपी जिसको फाइंड कर रहा था की 40, वो आपके इस मैप के अंदर है ही नहीं। अरे चीज समझ में आती है? तो जब भी कभी ये लाइन लिखी हो एमपी डॉट फाइंड इक्वल टू एमपी डॉट है, मतलब क्या कि फाइंड कर रहे हो आप 40 की को, अगर वो बढ़ते बढ़ते एमपी डॉट एंड हो गया तो मतलब ये की उस मैप के अंदर है ही नहीं। अगर वो बीच से ही भाग गया तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, वो सीधा एल्स में आ जाएगा, तो तुम बोल दो कि प्रेजेंट। अब देखो अगर मैं इस 40 की जगह कर दूं यहाँ पे 34, उसने कहा अब देखो अब चालू होता है फाइंड मेथड। तो अब अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो फाइंड ऑपरेट कैसे हो रहा होगा सर, वो सबसे पहले मैप की स्टार्टिंग में जाता है, तो फाइंड मेथड इंटरनली क्या यूज कर रहा होगा, मैप डॉट बिगिन। भाई तभी तो स्टार्टिंग में जा सकता है वो, फाइंड की इंप्लीमेंटेशन कुछ ऐसी हो, वो पहले के पास पहुंचा उसकी की से चेक किया, अगर नहीं है तो उसने इस इटरेटर को आगे बढ़ाया होगा।
फिर इटरेटर जो से पॉइंट करा उस वाले की चेक करी, उसने कहा ये भी नहीं है, तो मैं इसे लिख देता हूँ IT। तो उन्होंने इटरेटर को आगे बढ़ाया, उनने कहा इटरेटर जिसे आप पॉइंट करा उसकी की जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ उसके बराबर है, उनने का रिटर्न कर दो यहीं से। तो मुझे क्या करेगा, इस एड्रेस इसका इटरेटर की अगर एड्रेस है तो ये मुझे एक्स रिटर्न कर देगा, जो mp.n के बराबर तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसे फाइन मिला उसने अपनी वैल्यू रिटर्न करी एक्स। एक्स इक्वल टू mp.n तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं mp.n को मानूं, मैंने कहा ये वाई लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो फाइंड मेथड तो भैया मुझे एक्स रिटर्न कर देगा जहां पे मैच हुआ। तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो एक्स ये वाली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि जहां लोकेशन पे मिला हुआ mp.n के बराबर नहीं, तो तुम सीधा आ जाओगे क्या इसमें, बट तो उसको मिला, तो उसने क्या कहा, सीधा मैं यहाँ आ जाऊंगा एल्स पार्ट में और क्या प्रिंट कर दूंगा कि भैया एलिमेंट प्रेजेंट है। चीज समझ में आती है। तो मैप सिंपली यही काम करता है। फाइंड मेथड सबसे बहुत ज्यादा यूज होगा कम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर। मैं बार बार फाइंड लगाऊंगा कि पर्टिकुलर चीज को फाइंड करो, अगर फाइंड को नहीं मिला तो फाइंड बढ़ते बढ़ते mp.end के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे नॉट प्रेजेंट। अगर उसे बीच में ही कहीं मिल गया तो वो mp.end के बराबर नहीं होगा, तो वो सीधा किस में आ जाएगा, एल्स पार्ट। देख लो, 4 की लोकेशन अगर x थी और mp.end फाइंड करा y को, तो जैसे ही इसको फाइंड को मिला की वैल्यू 4, तो वो रिटर्न कर देगा x। ये x y के बराबर तो नहीं है, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, सीधा आप एल्स में आ जाओगे और क्या प्रिंट कर दोगे, एलिमेंट प्रेजेंट। तो ये सबसे बेस्ट सुटेबल था आपके मैप के लिए। अब सर सिंपल सा मैप तो समझ में आता है, सर मैप के अंदर हम पहले बोला पेयर, सर पेयर में तो कुछ भी हम ले सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं एक सिंपल सा चीज सिखाता हूँ, क्योंकि जब हम ग्राफ करेंगे तो उसी के अंदर लड़कों को हालत खराब होती इस चीज की। तो सबसे पहले अपने बेसिक को बहुत सॉलिड करो। उन्होंने कहा सर कराओ, धीरे धीरे बताओ। मैंने की तो एक केस बता देता हूँ मैप का। उसने कहा कि भाई मैं एक मैप चाहता हूँ सेव करना, जिसके अंदर एक तो की है और यहाँ पे दो वैल्यू है 200 300। उन्होंने कहा दूसरी की वैल्यू है 40 50, तीसरी की वैल्यू 60 70। तो जब एक से ज्यादा वैल्यू, तुमने कहा पेयर है भाई ये, भाई दो ही वैल्यू ले रहे हो हर चीज के साथ, पहली की के साथ भी दो वैल्यू एसोसिएट, दूसरे के साथ भी दो। तुमने कहा तीसरी यहाँ लिख दिया 60 और 90। भाई देख लो हर की के साथ दो वैल्यू का एक पेयर अटैच है। भाई जब दो वैल्यू ले रहे हो तो सिंपली पेयर से काम चला लो। अगर एक की के साथ एक से ज्यादा दो से ज्यादा वैल्यू, तब हम वेक्टर का कॉन्सेप्ट सोचते। तो अभी मुझे लगा कि यार एक की के साथ दो वैल्यू है तो इसको मैं पेयर से सेव कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो मैंने कि इस मैप को डिक्लेयर कर। तुमने कहा सर मैप, पहली चीज तो इंटीजर है, उसने कहा की तो इंटीजर है, दूसरी चीज सर एक पेयर है। तो मैंने कि स्पेसिफाई कर दिया। तुमने कहा पेयर, पेयर के अंदर पहली वैल्यू इंट दूसरी, तुमने कहा ठीक है, और इसको लिख दिया हमने एमपी। तो मेरा एमपी एक मैप क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर की किस टाइप की, इंटीजर टाइप की, और जो वैल्यू है वो एक पेयर फॉर्म है। देख लो वैल्यू क्या है, एक पेयर फॉर्म है। तो सर इंसर्ट कैसे करें, मैंने लिखा mp.insert। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कि भाई तुझे पहला पेयर इंसर्ट करना है, तो की तो है 1। सर दूसरी चीज क्या है, सर दूसरा अपने आप में एक पेयर है, तो मैंने कि फिर से लगा दे पेयर, पहला ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। क्योंकि जब भी आप इंसर्ट करते हो तो मैंने कहा ब्रैकेट में देते हो, तो तुमने कहा पहला ब्रैकेट लगाया ये वाला, तो ये तो की हो गई। अब वैल्यू सर अपने आप में एक पेयर है, तो मैंने कि फिर से ब्रैकेट लगा दी। तुमने कहा बहुत सही सर, आगे और। मैंने कि ले, तुमने लिखा mp.insert, की क्या है 2, की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है सर, एक पेयर, पहला पेयर क्लोज दूसरा क्लोज कॉमा। फिर तुमने कहा सर सिंपल तरीके से, मैंने गिन ले 3, कि 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है सर, पेयर, सेव कर दो 60 70। सर mp4 क्या सेट कर दो 60 90। तो सर इससे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट याद रखना इंसर्ट से जब आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो मैप में, तो क्या होगा, पेयर फॉर्म है। तो यह है सबसे पहला आउटसाइड पेयर, उसके अंदर पहली वैल्यू है की और दूसरी वैल्यू क्या है, वैल्यू, उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। इसमें ये है की और ये चीज क्या है, उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो दिमाग यहाँ पे हमारा क्लिक करना चाहिए कि सर मैप के अंदर हम पेयर इनपुट करते हैं, पेयर के अंदर देना है तो क्या लगा, ओपनिंग क्लोजिंग। अब उसके अंदर पहली चीज तो क्या होगी, पेयर में की, दूसरी चीज क्या होगी सर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। सर अब इसको एक्सेस करना है, हमने कहा कर लेते हैं, बहुत सही है।
तुमने कहा सर फॉर ईच लूप ही लगा दो, मैंने के लिए फॉर ईच ऑटो ऑफ एक्स प्रेजेंट इन एफपी। अब सोचो कि ये पहला पेयर उठ के आया आपके पास, उनने कहा ठीक है, इस एक्स के अंदर ये एक पेयर है, उसके अंदर पहला कंपोनेंट तो की है, उन्होंने कहा ठीक है सर। तो मैंने लिखा सी आउट, ये जो पेयर आया उसका फर्स्ट कंपोनेंट। तो उन्होंने कहा भैया ये तो आ गया वन, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा स्पेस दे दो। उसके बाद अब सर इसका पेयर का सेकंड कंपोनेंट एक पेयर है, तो जब मैंने लिखा एक्स डॉट सेकंड, उन्होंने कहा भैया ये तो पेयर उठ के आ गया, मैंने कहा इस पेयर का फर्स्ट चाहिए, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट। फिर मैंने कहा स्पेस दे दिया। फिर मैंने लिखा एक्स डॉट सेकंड, कि जो एक्स में जो सेकंड कंपोनेंट आया, उसने कहा ये तो पेयर है, मैंने किसका सेकंड वैल्यू दी। उन्होंने कहा सही है। हमारे लिए बहुत सिंपल तरीका है भाई। इस पेयर के अंदर इस आउटसाइड वाले करली ब्रैकेट को देखो, तो इस पेयर के अंदर फर्स्ट तो वन है, सेकंड सर अपने आप में पेयर है, तो सेकंड के अंदर फर्स्ट, सेकंड के अंदर सेकंड, तो यही वो बोल रहा है एक्स के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है, एक्स के अंदर जो सेकंड कंपोनेंट उसके अंदर जो सेकंड वैल्यू। तो इस तरीके से आउटपुट क्या आ जाएगा सर, वन आ जाएगा, फिर 20, फिर 30। उन्होंने कहा बहुत सही है। तो भाई इसी तरीके से तुम सिंपली मैप को ट्रैवर्स करने वाला, सिंपल तरीका, इजीली काम करेगा, आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसके अंदर। अब मैं इसकी कोडिंग कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी को लगता है कि नहीं सर और मैप के अंदर काम करें, तो मुझे इस पर कमेंट कर देना वीडियो के अंदर। अगर आपको लगता है कि मैं आपके कैरियर या कोडिंग के अंदर कुछ पॉजिटिव क्रिएट कर पा रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में जितना सब्सक्राइब कर सकते हो कर दो, ठीक है। चलिए अब इसकी कोडिंग करते हैं। हाँ दोस्तों, थोड़ा मैप पे काम कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था, मैप भी दो कैटेगरी, ऑर्डर मैप और अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल अगर हम डिक्लेयर करते हैं, तो मैंने कहा था कि मैप में क्या होता है, की वैल्यू पेयर में आप वैल्यूज को सेव करता हूँ। तो हमने कहा अगर मैं डिक्लेयर किया मैप इंट कॉमा इंट और उसको दे दिया मैप, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या एक मैप क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर की भी इंटीजर टाइप की है और वैल्यू भी इंटीजर टाइप की है। ये जो पहला आपका इंट है ये बताते हैं की के लिए। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्या, कि मैप के अंदर आपकी की वैल्यू होनी चाहिए, हमेशा यूनिक होनी चाहिए, जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। फिर तुम क्वेश्चन आता है कि सर मैप में वैल्यू कैसे इंसर्ट करूँ, तो हमने दो तरीके बताए। या तो आप सीधा इंसर्ट फंक्शन यूज करो, मैंने कहा मैप डॉट इंसर्ट, ठीक है। क्या वैल्यू था, पेयर इंसर्ट करना है, तो हमने कहा 10, 1, 22। तो वन मेरी की, 22 उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। फिर हमने फर्स्ट कॉल कर दिया इंसर्ट, दूसरा पेयर इंसर्ट किया 2, 33, ठीक है। या सीधा मैं की मैप और इंडेक्सिंग किसके हेल्प से, तो की के हेल्प से। तो आप लिख लो 3 = 55। तो मैं थ्री की वैल्यू 3 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने वैल्यू सेव कर ली 55। फिर हमने कहा था कि सर मैप को एक्सेस कैसे करें, या तो हम फॉर ईच लूप से एक्सेस कर सकते हैं या नॉर्मली इटरेटिव, ठीक है। तो मैंने कहा चलो फॉर ईच लूप से एक्सेस करके देखते हैं। हमने कहा फॉर ईच ऑटो ऑफ एक्स प्रेजेंट इन मैप। तो मैप के अंदर हर चीज़ क्या है सर, एक पेयर है। तो मैंने कि सीधा प्रिंट कराओ एक्स के अंदर फर्स्ट कॉम्पोनेंट की वैल्यू। फिर हमने कहा प्रिंट करा लेते हैं स्पेस देखो एक्स के अंदर सेकंड कॉम्पोनेंट की वैल्यू, ठीक है। प्रिंट कर दो हम लाइन चेंज कर। तो ये क्या करेगा, मैप से पहला पेयर उठाएगा की वैल्यू का, उसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू प्रिंट करेगा, देन सेकंड पार्ट। तो हमें पता है कि मैप के अंदर सब पेयर है, तो एफ आई आर एस टी फर्स्ट, ठीक है। तो हम एक बार इसको रन करके देखते हैं पहले सिंपल तरीके से। तो आपने तीन कीज इंसर्ट किए हैं, फिर उसको अपना फॉर ईच लूप के थ्रू एक्सेस किया है, तो उनकी वैल्यू शो करेगा। तो देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो अभी थोड़ा स्लो चलता है, उसके बाद सही दे देगा, ठीक है। तो हमारी की वैल्यू कुछ आनी चाहिए 122, 233 और 355, ठीक है। एक बार देखने दो उसको क्या होगा। देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 22, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग 55। तो ये हमारी की वैल्यू पे है। सर अगर मैं सेम की दोबारा से इंसर्ट करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। सर मतलब क्या, जैसे अगर मैंने लिख दिया मैं उसके अंदर 1, इसकी वैल्यू मैंने दी थी 111। तो देखो ऑलरेडी 1 की आपके पास थी जिसकी वैल्यू 20, आपने उसी की कॉरस्पॉन्डिंग नई वैल्यू इंसर्ट कर तो पुरानी को ओवरराइट कर दी। क्योंकि हमेशा क्या रखे हैं, केवल एक ही रखी हो, तीन ही होनी चाहिए। तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू हो सकती है, तो वो कौन सी होगी, जो रिसेंटली आपने ऐड किया, ठीक है। तो देखते हैं इसका आउटपुट एक बार।
तो देखो 1 की कॉस्पॉन्डिंग 99, 2 की कॉस्पॉन्डिंग 33, 3 की कॉस्पॉन्डिंग 55। तो इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करने की है कि जब नॉर्मल मैप लेते हो तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो ये क्या करता है, इंक्रीजिंग की वैल्यूज के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। जब आप इटरेट कर रहे हो तो इंक्रीजिंग की पहले 1 की या रिपीट 2 फिर, जबकि आप इंसर्ट किसी भी ऑर्डर में करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं की वैल्यू कर देता हूँ 4, ठीक है, तो मैंने पहले 1 इंसर्ट करी देन 4, बट जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्या आएगी 1 3 4 की कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं कह सकता हूँ ऑर्डर मैप में जब आप इटरेट करते हो तो जो आउटपुट होता है वो कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी वैल्यू देता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट। देखो 1 पहले गया, फिर 3 फिर 4, तो इस तरीके से आउटपुट है। तुमने कहा सर इसको हम इटरेटर के थ्रू एक्सेस करें, मैं इसको इटरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो मैंने इसे कमेंट कर दिया। तो वही फॉर ऑटो ऑफ आई टी, इनिशियलाइज किससे कर लो, एम पी डॉट बिगिन। बिगिन मेथड क्या करेगा, स्टार्टिंग रिटर्न कर देगा कि जहाँ से आपका मैप स्टार्ट है उसके फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस, क्योंकि डेटा सिंपली क्या करके पॉइंटर ही तो है आपके लिए। तुमने तो कब तक करेंगे जब तक आई टी किसके बराबर ना हो जाए, ट्रिटर है एम पी डॉट एंड के, फिर आई टी प्लस प्लस। अब देखो सर, अब ये तो इटरेटर एक बेयर को पॉइंट आउट करा, मुझे उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। तो मैंने क्या था, मैंने कि सीधा लिखता आई टी जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके फर्स्ट पार्ट की वैल्यू एक्सेस करो। फिर तुमने कहा सर इस ऐसे दे देते हैं कि आई टी जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उसके सेकंड पार्ट की वैल्यू एक्सेस करो, देन लाइन चेंज करो। ठीक है, तो हमने कहा बिल्कुल सिंपल तरीके से काम कर रहा है। अब क्या करेगा, हम इटरेटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी की भी ऐड कर देता हूँ नहीं, जिससे पता चले कि हाँ आउटपुट चेंज हुआ। ठीक है, तो अब आपकी 1 4 3 5 4 चीज़ है जो आपके इस ऑर्डर में आएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ सिंपली, तो देखो यहाँ पे 3 4 की दिखेंगी आपको जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले सबसे छोटी की आएगी, देन उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको। तो देखो 1 के बाद 122, फिर 3, फिर 4, फिर 5। क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इटरेशन होता है कि जो की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर, सर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अनऑर्डर्ड मैप लेता हूँ, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप, तो इसमें क्या किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, ये कोई ये नहीं फिक्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा कि की इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज आपका आउटपुट हो जाएगा, कि किसी भी ऑर्डर में दे सकता है। जो आपका इंसर्शन का ऑर्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट ऑर्डर मैप क्या देता है, हमेशा कीज की इंक्रीजिंग ऑर्डर में देता है। अगर आप चाहो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, जो कंपेरेटर जैसे मैंने सेट का बताया था ऐसे आप उस कंपेरेटर के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देख लो अब क्या आ रहा है, पहले 5 की वैल्यू आ गई, फिर 3 की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, फिर चौथी की और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग। तो अनऑर्डर मैप किसी भी ऑर्डर में दे सकता है। ठीक है, बट इसका फायदा क्या था, अनऑर्डर मैप में सर्च में ईजिली हो जाती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर मैप है दूसरी, क्यों, क्योंकि अनऑर्डर मैप और ऑर्डर मैप इंटरनली जो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं दोनों डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स, डाटा स्ट्रक्चर। अभी हम उतनी डिटेलिंग में नहीं जाना, अभी हमें केवल ये समझना है कि मैप पे कैसे काम करना है। ठीक है, अब मेरा काम क्या, सर यहाँ तक की मुझे चीज़ समझ में आती है। अब हम क्या करते हैं कि सर मैथ में सिंपल वैल्यू तो मैं इंसर्ट कर लूँगा, उसको हम फाइंड भी कर लेंगे। अब मैथ के अंदर मैंने आपको एक दूसरा मेथड बताया था फाइंड, जिसका काम क्या है, किसी पर्टिकुलर की को फाइंड करना। अगर वो उसको ढूंढता है तो मैथ के अंदर सर्चिंग किसके बेस पे होगी, की के बेस। तो मैंने लिखा एफ एम पी डॉट फाइंड, किस की को सर्च कर रहा हूँ ना, मैंने कहा अगर 4 इक्वल टू एम पी डॉट एंड, इसको की को सर्च करना। अगर उसकी, देखो फाइंड मेथड क्या है, इंटरनली डेटा के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, एक ही पेयर के पास जाएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में जाएगा। तो मैं दारू फाइंड की, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की रिलेटेड बात करूँ तो उसके अंदर सबसे पहले सिर्फ मैं बिगिन से फर्स्ट पेयर का एड्रेस में लिखा। अगर उसकी की वैल्यू 4 के बराबर है तो वहीं से मुझे उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा फाइंड मेथड। अदरवाइज क्या होगा, फिर मैं नेक्स्ट के लिए करूंगा। तो फाइंड मेथड क्या है, इटरेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है। तुमने कहा अगर एम पी डॉट फाइंड इक्वल टू एम पी डॉट, मतलब क्या, कि उसको 4 कहीं तक मिली और इटरेटर बढ़ते बढ़ते एम पी डॉट एंड तक आता है। तो मैं यहाँ पे सीधा मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट स्लैश एन एलिमेंट नॉट प्रेजेंट। ये मैसेज हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अगर नहीं मिली तभी तो आप एम पी डॉट एंड तक आए। अगर फाइंड मेथड को बीच में ही नहीं मिली तो वो एम पी डॉट एंड तक जाएगा ही। एल्स, अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्या, कि भैया इसकी वैल्यू बीच में ही कहीं फाइंड आउट होगी, तो तुम क्या लिख दोगे, सी आउट स्लैश एन एलिमेंट इज ऑलरेडी इन मैप। ठीक है, ये सिंपल सा है।
कि फाइंड मेथड को हम बहुत यूज करेंगे। अगर मैंने लिखा है एम पी डॉट फाइंड, अगर फोर्स वैल्यू जो की वैल्यू में सर्च कर रहा हूँ, फाइंड मेथड किस पे वर्क करेगा, की के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे फोर्स की एम पी डॉट एंड से पहले ही मिल गई तो मतलब ये ऑलरेडी मैप के अंदर है। अगर नहीं मिली, बढ़ते बढ़ते एम पी डॉट एंड तक आ गए, तो हम कह देंगे कि ये पर्टिकुलर की इसमें थी। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो मेरे मैप में ऑलरेडी 4 है। तो ये क्या करेगा, एम पी डॉट फाइंड, इसको 4 बीच में मिल जाएगा, एम पी डॉट एंड तक जाएगा नहीं, कंडीशन फेल हो जाए तो इफ तो चलेगा नहीं, क्या चलेगा, एल। तो मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो देखो पहले तो आपको मैप की सारी वैल्यू दिखाएगा, उसके बाद सर्च करेगा कि पाई 4 है भी या नहीं है मेरे साथ के अंदर। तो देखो तुमने सारी दिखाई, उसके बाद कह रही थी ऑलरेडी एलिमेंट इज ऑलरेडी मैप। क्यों? क्योंकि भैया फाइंड मेथड ने आपको बीच में रिटर्न कर दिया, क्योंकि भैया 4 तो आपकी ऑलरेडी मैप में थी तो एंड तक तो जाएगी। तो जैसे ही बीच से रिटर्न हुआ तो मुझे पता चल गया कि भैया ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। तभी तो हम ऐसे लिखते हैं एम पी डॉट फाइंड नॉट इक्वल टू एम पी डॉट, मतलब जो फाइंड मेथड में एक इटरेटर रिटर्न कर रहा है, जो एड्रेस रिटर्न कर रहा है वो एम पी डॉट एड के बराबर नहीं है। तो भी मैं कह सकता हूँ एलिमेंट प्रेजेंट है। तभी तो भाई उसकी जो फाइंड जो मुझे इटरेटर या एड्रेस रिटर्न कर रहा था वो एम पी डॉट एड के बराबर ही, तो मतलब बीच में नहीं मिला है, तो मैं कह दूंगा एलिमेंट प्रेजेंट। अदरवाइज के लिखूंगा एलिमेंट नॉट इन अ मैप। तो उन लोगों को लिखने का अंतर है, बस समझ में आना चाहिए। फाइंड मुझे इटरेटर रिटर्न करता है या एड्रेस रिटर्न करता है कि कहाँ पे मिला। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो मुझे उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या वो बढ़ते बढ़ते इटरेटर लास्ट तक चला जाएगा। तो इसी का यूज़ किया जाता है एम पी डॉट एन का, इसीलिए यूज होता है। तो अब जब मैं इसको रन करता हूँ देखो 4 है ही। तो देखो अब क्या देख, पहले इसका सिंपल सा आउटपुट आएगा, फिर एलिमेंट प्रेजेंट। ठीक है, लॉजिक समझ गए। क्योंकि जो फाइंड जो मुझे एड्रेस रिटर्न करा वो एम पी डॉट एन के बराबर ही, इसका मतलब वो बीच में कहीं नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब क्या बात आती है कि सर हम सिंपल से तो एक्सेस कर सकते हैं, हम यूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेट करें, मैं भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो मैं नीचे वाली चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। और थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है इसलिए थोड़ा मैं धीमा बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा इंट कॉमा पेयर और ले लिया इंट कॉमा इंट। ठीक है, तो की तो मेरी नॉर्मल इंटीजर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पेयर फॉर्म। तो ये की पहली फिर पेयर में देना मुझे 22, 33, एक बार की देना। ठीक है, दूसरा फिर फोर्थ की है आपकी, फिर दूसरी वैल्यू क्या पेयर फॉर्म हो 33, 55, एक और ग्लोबिंग लगा दो। तो यहाँ वैल्यू भी किस फॉर्म में, वो पेयर फॉर्म 55, 66, 99, 1। तो मैंने कहा देखिए हर की को कॉरस्पॉन्डिंग पेयर से। अब सर इसको एक्सेस कैसे कर, मैंने कि यही काम, इटरेटर से तुम्हारा फर्स्ट से पहली की तो निकल आई, क्योंकि आईडी जिसने पॉइंट करा उसका फर्स्ट कंपोनेंट तो की, बट सेकंड कंपोनेंट वो एक पेयर है। अब मुझे उस पेयर के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट चाहिए, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट। उन्होंने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा इस पेज आ जाओ सर, फिर लिख देते हैं आईटी जिसे पॉइंट कर रहा है उसका सेकंड कंपोनेंट, वो मुझे पता है कि क्या है, पेयर, उसका सेकंड पार्ट। की समझ में आती है। तो अब ये क्या करेगा, अब सिंपल सा काम करें, क्योंकि डेटा जिसे पॉइंट करो उसका सेकंड कंपोनेंट एक पेयर है, इसको 22 और 25। ठीक, तो उसका सेकंड का फर्स्ट, जो सेकंड पार्ट एक पेयर है उसका फर्स्ट कंपोनेंट, जो सेकंड पार्ट है उसका टू सेकंड कंपोनेंट। उन्होंने कहा ठीक है, इसको सेव कर दी, अब इसको सिंपली रन कर। तो इस तरीके से ये चीज़ें यूज होगी ग्राफ के अंदर। तो अब आपको ग्राफ समझ में आए, जब मैं आपको ग्राफ की कोडिंग कराऊंगा इस पूरे पोर्टल में आपको सब चीज़ कवर करूँगा। ठीक है, तो देखिए 5 की, उसके बाद एरो, फिर पहला पार्ट देन सेकंड पार्ट। तो देखो 5 की कॉरस्पॉन्डिंग पहला पार्ट 99, फिर सेकंड का सेकंड 11, फिर देखो तीन तीन के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड की वैल्यू क्या है, एक पेयर, तो वैल्यू का फर्स्ट कंपोनेंट 55, सेकंड कंपोनेंट 66। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखो मैंने यही करा है, आईटी जिससे पॉइंट करो उसका सेकंड कंपोनेंट, सेकंड मतलब वैल्यू, वैल्यू अपने आप में एक पेयर, तो उस पेयर का फर्स्ट पार्ट, फिर उसका सेकंड पार्ट, इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैम बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका फाइंड मेथड, इसके अंदर वैल्यू सेव करना, ग्राफ के अंदर आपको इसको रियल टाइप सिनेरियो में इसका यूज समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट में लिख देना, अगर आपको डिटेलिंग चाहिए इससे। अब जितने मेरे को एसक्यूएल पढ़ाने थे सी प्लस प्लस जितना मैं कोडिंग में यूज़ करूँ, मैंने आपको बता दी। जब मैं ही भी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको प्रियोरिटी क्यू ही समझाऊंगा, प्रियोरिटी क्यू और डी क्यू सब चीज़ें बताऊंगा क्या है। अभी केवल मेरी कम्पिटिटिव कोडिंग के लिए इन 4 स्ट्रीम से मेरा काम चल रहा है। अभी नेक्स्ट ईयर के बाद तुम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ कि ट्रेटर क्या, कैसे एक्सेस किया था, आपको कन्फ्यूजन की होनी चाहिए।
चलो मैंने कहा चलो